दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं की इतिहास के पहले अध्याय ईंटें मनके तथा अस्थियों के बारे में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि इस विषय के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों इस अध्याय के बारे में यह पार्ट फर्स्ट है। इस अध्याय में हम देखने वाले हैं भारत की प्रारंभिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसकी खोज, जीवन यापन के तरीके, उसकी अवधि तथा और भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज का प्रश्न हमारे सामने आता है कि इसकी खोज कब और किसने की। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में एक भारतीय दयाराम साहनी द्वारा की गई थी और इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग जिसकी स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी ताकि प्राचीन इमारतों को संरक्षण दिया जा सके, उनकी कर्जन द्वारा स्थापित इस विभाग के जो उस समय अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल थे। और जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की तब दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता की खोज का ऐलान इन्हीं जॉन मार्शल साहब ने किया था। 1924 में इन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत में एक प्राचीन सभ्यता होने का ऐलान किया था जिसका नाम खुद जॉन मार्शल साहब ने हड़प्पा सभ्यता के रूप में रखा था। दोस्तों 1921 ईस्वी में इस हड़प्पा सभ्यता की खोज जरूर की गई थी, लेकिन इससे पहले भी इस सभ्यता के अवशेषों को, चिन्हों को कुछ लोगों ने देखा था। तो हम देखेंगे कि कौन वो लोग थे और क्यों वो इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाए। दोस्तों सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक ब्रिटिश यात्री चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा की टीलों को देखा था और जब उन्होंने हड़प्पा के टीलों को देखा था तब उन्होंने इसके बारे में यह निष्कर्ष निकाला कि ये किसी पुराने राजमहल के अवशेष हैं, इसीलिए उन्होंने इसके बारे में आगे कोई कार्य नहीं किया। इसके बाद दोस्तों 1831 ईस्वी में अलेक्जेंडर बर्न्स नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने हड़प्पा के टीलों को उस वक्त देखा था जब वो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहे थे। और जब उन्होंने इस हड़प्पा के टीलों को देखा तो उनका भी यही मानना था कि ये टीले किसी पुराने महल के अवशेष हैं, पुराने किले के अवशेष हैं, और इतना कहकर उन्होंने इस कार्य को बंद कर दिया। इस दिशा में उन्होंने कोई अलग कार्य या आगे कार्य करने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद 1856 ईस्वी में जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन नाम के दो इंजीनियर भाई थे। इन लोगों का कार्य था लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन बिछाना, और जब अपने इस कार्य को अंजाम देने के लिए ये लोग ईंटों की खोज कर रहे थे तब हड़प्पा नामक स्थान से, टीले से इन्होंने बहुत सारी ईंटों की प्राप्ति हुई। उन्होंने सबसे पहले इस बात का आभास पाया कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। जब उन्होंने ईंटों की खोज की और हड़प्पा के टीले से उन्हें प्राप्त हुई ईंटें, तब उन्होंने यह आभास महसूस किया कि यहाँ जरूर कोई भारतीय सभ्यता रही होगी। उसके बाद दोस्तों 1875 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के ऊपर कुछ कार्य करना आरंभ किया। वो एक पुरातत्वविद थे और इसीलिए प्राचीन पुरावस्तुओं के बारे में खोज करना उनका शौक था। अपने कार्य के लिए वो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ बौद्ध यात्रियों की यात्रा वृत्तांतों को मानते थे। जो महत्वपूर्ण यात्री थे पाहियान और हुएनसांग, उनके द्वारा जो विवरण छोड़े गए थे भारत के बारे में, उनके ग्रंथों को वो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे भारत की सभ्यता के बारे में। तो 1875 ईस्वी में उन्होंने हड़प्पा में
खुदाई कार्य करना आरंभ किया और वहां से उनको कुछ पुरावस्तुएं भी मिली। लेकिन जब उनको ये पुरावस्तुएं मिली तो उन्होंने इन वस्तुओं का सामंजस्य बौद्ध यात्रियों के द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों के से करने की कोशिश की। लेकिन दोनों दोस्तों बौद्ध यात्रियों में और हड़प्पा सभ्यता में करीब 2-2.5 सालों का अंतर था, इसीलिए दोनों के बीच कोई सामंजस्यता होना नामुमकिन था। और जब अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने देखा कि बौद्ध यात्रियों के विवरण में इन वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहकर इस कार्य को बंद कर दिया कि ये वस्तुएं जितनी पुरानी दिखती हैं वास्तव में ये इतनी पुरानी नहीं है। यह संभव है कि ये वस्तुएं गौतम बुद्ध के समय की किसी के समय की रही हों। इसीलिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का जो कार्य था उससे वो चूक गए। 12वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों से अक्सर 4 नंबर का यह सवाल पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे और वो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने से क्यों चूक गए। तो दोस्तों इसके बारे में यही जानकारी प्रमाणिक है जो भी मैंने आपको बताई कि वो हड़प्पा सभ्यता की वस्तुओं को उतना प्राचीन नहीं मानते थे जितना वास्तव में वो थी। इसीलिए इस दिशा में उन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, क्योंकि वो अपने पुरावस्तुओं की जानकारी के लिए सबसे प्रमाणिक ग्रंथ बौद्ध यात्रियों के विवरण को मानते थे। लेकिन जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की खोज की, तब जाकर इस दिशा में और कार्य किया गया और एक के बाद एक बहुत सारे इसके स्थल प्रकाश में आने लगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कालावधि की, यानी कि यह सभ्यता किस दौरान अपने अस्तित्व में रही। दोस्तों 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, जो विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रमाणिक पुस्तक मानी जानी चाहिए, उसके हिसाब से 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने अस्तित्व में रही। और ऐसा नहीं है कि यह सभ्यता एकदम से अस्तित्व में आ गई, बल्कि इस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता से पहले भी सभ्यताएं अस्तित्व में थी और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी सभ्यताएं अस्तित्व में थी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता से पहले जो संस्कृतियां या सभ्यता अस्तित्व में थी उसे प्रारंभिक या पूर्ववर्ती हड़प्पा कहा जाता है, और जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में सभ्यता थी उसे परवर्ती या उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जबकि हड़प्पा सभ्यता के काल को 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के काल को विकसित हड़प्पा काल के रूप में निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक तरह की निरंतरता को दर्शाती है, जो इससे पहले और इसके बाद भी अस्तित्व में रही। इसके बाद दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण सवाल आता है वह इस सभ्यता के नामकरण को लेकर है कि इस सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाना चाहिए या किन किन नामों से इस सभ्यता को पुकारा जाता है। दोस्तों 1921 ईस्वी में जब इस सभ्यता की खोज की गई थी, तब इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, क्योंकि 1921 ईस्वी में जब दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, उसके अगले ही साल 1922 में राखाल दास बैनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी और वह सिंधु घाटी के तट पर स्थित था, सिंधु नदी के तट पर। इसीलिए जॉन मार्शल साहब ने इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा। लेकिन जब एक के बाद एक इस सभ्यता के स्थल प्रकाश में आने लगे, तब यह देखा गया कि यह सभ्यता ऐसी नहीं थी कि यह सिर्फ सिंधु नदी के तट पर स्थित थी, बल्कि इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल थे जो अलग अलग स्थानों पर अवस्थित थे। इसीलिए फिर इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा गया, क्योंकि इतिहास की यह परंपरा रही है कि जिस सभ्यता की खोज उसके प्रारंभिक स्थान पर की जाती है, उसी नाम के आधार पर, उसी स्थान के नाम के आधार पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो क्योंकि इसकी खोज हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी, इसीलिए 1921 ईस्वी में जब दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई तो इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता के रूप में किया गया। लेकिन दोस्तों कुछ विद्वानों का मानना यह है कि हमें हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारना चाहिए, क्योंकि उनका यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल अब तक प्रकाश में आए हैं उनमें से 80% स्थल ऐसे थे जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित थे और 17% ऐसे हिस्से थे जो या तो
सिंधु नदी के तट पर स्थित थे या सरस्वती नदी के तट पर स्थित थे, जबकि 3% जो स्थल थे वो अन्य स्थानों पर अवस्थित थे। तो क्योंकि इसके अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी के तट पर स्थित थे, इसीलिए ज्यादा अच्छा ये हो कि हम इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारें। दोस्तों ये इसका सबसे प्रमाणिक नाम माना जाता है, परंतु यह नाम कभी भी लोगों की जुबान पर चढ़ नहीं पाया। इसको या तो सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में ज्यादा जाना गया या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की, अर्थात यह कि यह सभ्यता किन किन स्थानों पर फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो अब तक खोज कार्य, पुरातात्विक कार्य किया गया है, उससे यह पता चलता है दोस्तों कि यह लगभग त्रिभुजाकार सभ्यता थी और इस सभ्यता के स्थल 3 देशों में फैले हुए थे, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के 2 स्थल शोरतुगई और मुंडी गाक इस सभ्यता से संबंधित थे। लेकिन दोस्तों यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि इन दोनों ही स्थानों से जो अफगानिस्तान में स्थित थे, हड़प्पा सभ्यता के कोई अवशेष नहीं मिले। इसीलिए अफगानिस्तान में स्थित दोनों स्थल शोरतुगई और मुंडी गाक इस हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। तो यह सभ्यता मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी। दोस्तों इस सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो जम्मू में मांडा नामक स्थान पर थी और दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में दैमाबाद नामक स्थान है, वहां पर अवस्थित थी। पूर्वी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में सुत कांगेडोर में अवस्थित थी। ये इस सभ्यता की 4 सीमाएं थी जिसके भीतर ये हड़प्पा सभ्यता अवस्थित थी। दोस्तों इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है निर्वाह के तरीके, अर्थात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से अपनी जिंदगी बिताते थे, क्या काम करते थे और खाने पीने के लिए वस्तुओं का इंतजाम, खाद्य सामग्री का इंतजाम किस प्रकार करते थे। दोस्तों क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी इस स्थान पर सभ्यता पनपी थी और हड़प्पा सभ्यता उसके बाद अपने अस्तित्व में आई थी। पुरातात्विक कार्यों से इस बात की जानकारी मिलती है कि जीवन निर्वाह के तरीके पूर्व हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में कुछ हद तक समान थे। ये लोग जो भोजन ग्रहण करते थे उसमें मुख्य रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, फल, पत्तियां, जड़ें आदि और जानवरों का मांस शामिल था। जानवरों के मांस के साथ साथ इसमें नदी और तालाबों से पकड़ी जाने वाली मछली, उनका मांस भी शामिल था। इसके अतिरिक्त जहां तक दोस्तों खाने जाने वाले अनाज की बात है, तो हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन कार्य के दौरान जो दाने मिले हैं, अनाज के दाने मिले हैं, उनके आधार पर हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन, अनाज उत्पादित करते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल जैसे अनाज को उत्पादित करते थे। क्योंकि हड़प्पा के स्थलों से ये विभिन्न प्रकार के अनाज के दाने उत्खनन कार्य के दौरान प्राप्त हुए हैं। और चावल मुख्य रूप से लोथल में उगाया जाता था, क्योंकि चावल के साक्ष्य एकमात्र लोथल से प्राप्त हुए हैं, जबकि बाजरा संपूर्ण गुजरात में उत्पादित किया जाता था। और दोस्तों क्योंकि पशुओं से प्राप्त होने वाला आहार उनकी भोजन सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसीलिए हमें इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर किस तरीके के जानवरों को पाला जाता था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो जानवरों की अस्थियां या हड्डियां हमें प्राप्त हुई हैं, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले पालतू जानवर थे या पालतू मवेशी, जिसके अंतर्गत भेड़, बकरी, भैंस और सुअर शामिल थे, क्योंकि इन तमाम जानवरों की हड्डियां हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कार्य से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों जहां तक जंगली जानवरों का सवाल है, तो जंगली जानवरों के अंतर्गत वराह यानी जंगली सुअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। दोस्तों जंगली जानवरों का जो मुख्य उपयोग था वो शिकार के लिए था, यानी कि इनका शिकार किया जाता था और इनके मांस का इस्तेमाल हड़प्पा कालीन मानव अपने भोजन के रूप में करता था। इन जंगली जानवरों के अंतर्गत मछली और पक्षियों की हड्डियां भी प्राप्त होती हैं। इससे इस बात की जानकारी मिलती है या अनुमान लगाया जाता है कि ये तमाम जो जंगली जानवर थे वो हड़प्पा कालीन मानव के भोजन की आहार सामग्री का हिस्सा थे, जबकि जो पालतू जानवर थे उनका इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए या घरेलू सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए किया जाता था।
लेकिन दोस्तों इस बारे में हमें कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है कि जो जंगली जानवर थे जिनका इस्तेमाल हड़प्पा कालीन मानव अपनी भोजन सामग्री के लिए करता था, उनका शिकार वह खुद करता था या आखेटकों से, शिकार करने वाले लोगों से वो उनके मांस को प्राप्त करता था। यह कार्य अभी भी प्रकाश में नहीं आ पाया है, क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से हमें विभिन्न प्रकार के अनाज के दाने प्राप्त होते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा कालीन मानव ने विभिन्न प्रकार के अनाज को अपनी भोजन सामग्री का हिस्सा बना लिया था। लेकिन इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण सवाल आता है वह यह है कि इंसान इनकी खेती किस प्रकार करता था, अर्थात यह कि उस समय की कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी, किस प्रकार इन विभिन्न प्रकार के फसल के दानों का उत्पादन किया जाता था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जानकारी की जो सबसे प्रामाणिक वस्तु मानी जाती है, पुरावस्तु, वो इसकी मोहरें हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं और वहाँ की मृण्मय मूर्तियां हैं, उन पे बहुत सारी मोहरों पर और बहुत सी मूर्तियों पर वृषभ यानी कि बैल का चित्रांकन किया गया है। बैल का यह चित्रांकन इस ओर संकेत करता है कि हड़प्पा सभ्यता में खेतों की जुताई की जाती थी। इसके अलावा 2 स्थान ऐसे हैं जहां हमें हल के मॉडल प्राप्त हुए छोटे छोटे खिलौने रूप में, चोलिस्तान और बनवाली में। इससे ये जानकारी मिलती है कि लोगों को हल की जानकारी थी और खेती कार्य करने के लिए लोग अक्सर हल का प्रयोग खेत की जुताई करने के लिए करते थे। राजस्थान में कालीबंगन नामक स्थान से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिलते हैं। इन खेतों को जोतने के लिए जिन हलों का इस्तेमाल किया गया था वो समकोण पर काटते थे, जिससे इस बात की जानकारी मिलती है दोस्तों कि एक साथ 2 फसलों का उत्पादन किया जाता था। और इस बात की जानकारी हमें पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होती है। लेकिन कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि खेती की जुताई करने के लिए, खेतों की और फसल की जुताई करने के लिए पानी का इंतजाम कहाँ से किया जाता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश इलाका अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता था। भूमि सूखी थी और वर्षा कम होती थी। इसीलिए एक महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि जब खेतों की और फसल की जुताई करने का काम किया जाता था तब उसके लिए पानी की व्यवस्था कहाँ से की जाती थी। दोस्तों अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के जो 2 स्थल हमें प्राप्त होते हैं, मुंडी गाक और शोरतुघई, वहां से हमें नहरों के अवशेष मिलते हैं। इन नहरों का निर्माण बहुत पहले किया गया था और बहुत जल्दी ही ये एक नाले के रूप में तब्दील हो गए थे, मतलब सूख गए थे। जबकि पंजाब में हमें किसी तरीके का नहर का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका कारण शायद यह था कि पंजाब में एक साथ 5 नदियां बहती हैं, तो शायद वहां नहरों के निर्माण की आवश्यकता ना पड़ी हो। नदी ही खेतों को और फसल की सिंचाई करने के लिए और जुताई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सफल थी। कुछ स्थानों पर खेतों की जुताई के लिए बारिश को मुख्य आधार माना जाता था। गुजरात में धोलावीरा नामक स्थान पर एक कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया था, जिसका उपयोग यह था कि उसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था और बारिश के इसी पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता था। तो दोस्तों ये वो तरीके थे जिसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता में कृषि को अंजाम दिया जाता था, खेती को अंजाम दिया जाता था। तो दोस्तों यह था सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अध्याय का पार्ट फर्स्ट। इसके बाद दूसरी वाली वीडियो में हम इससे आगे के अध्याय का अध्ययन करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।